जय हिंद विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। इस खोज में हमने अहमदनगर के किला, उसके बाद तलाश, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा हमने युगों का दौर। तो इसमें हमने अलग अलग घटनाओं, भारत में होने वाली अलग अलग घटनाओं के बारे में अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा। अब भारत में जब नए युग का दौर हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध हुए, भारत में अलग अलग राज्यों में शासन व्यवस्थाएं चली अपने अपने हिसाब से। छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। पूरा राष्ट्र हिंदुत्व की और बौद्ध की मिक्स व्यवस्था बन चुका था और हर तरफ अपने अपने किस्म के राजा अपने अपने किस्म से धर्म और राज्य को चला रहे थे। इसके बाद भारत में नई समस्याओं का आना शुरू हुआ। ये नई समस्याएं थी भारत में आने वाली ऐसी समस्याएं जो भारत को एक नई दिशा और भारत के लिए समस्या दोनों ही पैदा करने वाली थी। इन नई समस्याओं में सबसे पहले आता है अरब और मंगोल। अरब और मंगोल के बारे में इसमें बताया गया है कि जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, तो और विद्वान चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था, यानी कि जो दौर था, जिस दौर पे मुस्लिम धर्म भारत में आना शुरू हुआ था, तो उसी समय की यहाँ पर घटना का वर्णन किया गया है। जो कहते हैं कि भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में लगभग इसको 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पहले भारत में जब हर्ष का साम्राज्य था, उस समय भारत में मुस्लिम धर्म या इस्लाम जो है भारत में नहीं आया था। उसका आना उस समय शुरुआत हुआ और जब वो भारत के मध्य में, यानी कि बीचों ही बीच स्थित दिल्ली जैसे क्षेत्र में जब वो पहुंचा, तो तब तक वहाँ पर आने तक लोगों की जो सोच थी, लोगों की जो समझ थी, वो सब बदल चुकी थी। लोग भारत के बारे में सोचना अलग उन्होंने शुरू कर दिया था और भारत की क्या दशा हो सकती है और भारत के बीच में उनका किस तरीके से साम्राज्य चल सकता है, ये सोच उनकी अलग किस्म से हो गई थी। अरब ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके में फतह तो हासिल कर ली थी, लेकिन भारत में तब भी उस समय भी भारत जो था एक सिंध के आगे, वो भारत के आगे नहीं आ पाए, सिंध तक ही वो सीमित रहे। शायद इसका भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने में काफ़ी मजबूत रहा होगा। इसका कारण ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अरब जो अरब के लोग थे वो आंतरिक झगड़ों के कारण मजबूत नहीं थे, इसलिए वो भारत पर पूरी तरह आक्रमण नहीं कर पाए और सिंध तक ही आक्रमण कर पाते थे और रुक जाते थे। लेकिन बगदाद को केंद्र की सत्ता बना करके उन्होंने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य आपस में इनको अपने अंदर इकट्ठा करने का प्रयास किया और आक्रमण उन्होंने किया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि भारत में आक्रमण करने से बेहतर है कि वहाँ पर जाकर के हम व्यापार करें। लोगों के बीच में व्यापार बढ़ता चला गया, लोग धीरे धीरे एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद और वहाँ अरबी के कई अनुभव वहाँ पर देखने को मिले। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और संस्कृति का संबंध उत्तर भारत में सीमित थे।
भारत के दक्षिण राज्यों में भी उसके हिस्सा लिया, उसने हिस्सा मतलब वहीं तक सीमित नहीं रहे और ये दक्षिण राज्यों में भी चले गए। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने भी भारत के पश्चिम तट से व्यापार करना शुरू कर दिया। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलने और प्रचार प्रसार के लिए आने और वहाँ पर आए उन्होंने उनका स्वागत किया। मस्जिदें बनी। न शासक ने इसका विरोध किया और ना ही वहाँ पर किसी अन्य व्यापारियों ने, क्योंकि व्यापार के लिए एक दूसरे की सहमति होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आया। यानी कि जिस समय भारत में जो मुग़लों का शासन हुआ उससे कई वर्ष पहले वो एक धर्म के रूप में भारत ने यहाँ पर इस्लाम ने भारत में जगह बना ली थी। महमूद गजनवी और अफ़गान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। महमूद गजनवी के बारे में आपने अपने इतिहास विषय में पढ़ा होगा। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कई बार उसने आक्रमण किए। 1000 ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। भारत को सबसे पहले लूटने वाला यही था और इसने भारत पर 16 बार कम से कम आक्रमण किया। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह बाकी रह गई। इसके बाद ये बताते कि अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की होगी। और महमूद ने उत्तर के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था और उसके धावे के रास्ते में पड़ा था पूरा मध्य पूर्व और दक्षिण भारत, उससे पूरी तरह बचा हुआ था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्यों में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काड़ियाबाड़ में सोमनाथ जो मंदिर है वहाँ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इसी आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब और तुर्क शासक का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफ़गान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी अफ़गानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फ़ौज लेकर वो लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर आ बैठा। दिल्ली फतह का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत में उसने फतह कर ली हो। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरा स्वतंत्र राज्य भी थे। अफ़गानों को दक्षिण भारत में बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी
के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफ़गानों की बात कुछ और थी। हिंद आर्य जाति के लोगों ने भारत की जनता से उन निकट का संबंध बनाया था। लंबे समय तक अफ़गानिस्तानी भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होकर उसकी नियति थी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत पर महमूद गजनवी ने पहले आक्रमण किया। उसने पूरी तरह भारत को लूटा। 16 बार उसने सोमनाथ मंदिर का जिक्र यहाँ पर किया गया है, वहाँ पर उसने आक्रमण किया। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा था उस पर वो आक्रमण नहीं कर पाया। पहाड़ी क्षेत्र पर उसका बस नहीं चला और रेगिस्तान से भी उसको हरा करके भगा दिया गया। फिर दोबारा वह भारत पे वापस नहीं आया। गजनवी जहाँ का शासक था वहाँ गौरी ने आकर के, शहाबुद्दीन गौरी का जिक्र किया गया है, उसने वहाँ पर आकर के महमूद गजनवी को हरा दिया और उसको मार करके वहाँ का वो राजा बन गया। उसने भारत के बारे में जाना था तो भारत पर उसने आकर के आक्रमण करना शुरू किया और उसने धीरे धीरे आक्रमण करके दिल्ली का जो साम्राज्य था वहाँ पर उसने अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली पर साम्राज्य करने का मतलब ये नहीं कि उसने पूरे भारत पर विजय पा ली हो। जो दक्षिण भारत के जो राजा थे वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, उन पर विजय पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इस तरीके से वहाँ पर कई लोग मिले और दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था। उस समय उत्तर पहाड़ियों से लेकर के हमलावर दिल्ली के पास आते थे और पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आए और वहाँ पर 1526 में दिल्ली के सिंहासन को जीत भी लिया। मध्य एशिया में तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। यानी कि धीरे धीरे उसने वहाँ पर कुछ लोग आए और मुग़ल साम्राज्य की नींव उसने 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसके बाद वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य हुआ। और मुग़ल साम्राज्य में आपको पता ही है कि किस तरीके से वहाँ के लोग आए और उन्होंने भारत पर दिल्ली का साम्राज्य स्थापित किया। तो भारत में जो भी कुछ हुआ, मुग़लों ने किस तरीके से भारत को यूज किया, किस तरीके से भारत पर उन्होंने शासन किया। लगभग 500 साल तक उन्होंने भारत पर राज्य किया और भारत को अपना ही व्यक्तित्व बनाए रखा। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। इसी बीच में गुरु नानक और कबीर और अमीर खुसरो जैसे लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले और ईश्वर के हर रूप को, निराकार हो या साकार, हर रूप को मानने वाले ऐसे लोगों का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया। इस समय में लोग धर्म को ही सब कुछ मानने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये तय किया था कि धर्म ही सब कुछ नहीं है और मानवता ज़्यादा है। इस चीज़ का प्रचार प्रसार गुरु नानक देव ने हो, अमीर खुसरो हो, कबीरदास हो या अन्य कोई भी हो, उन्होंने इस पर उस समय के दौर पर ये सब बातें कही। तो विद्यार्थियों, बेशक आपको ये पाठ समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग पाठ 1 से लेकर के पाठ 6 तक सभी पाठों में जो विकल्प दिए गए हैं आपने उस कार्य को करना है। ठीक है, आपने दो बहुविकल्पी प्रश्न अपने मन से बनाने हैं। कठिन से कठिन बहुविकल्पी प्रश्न बनाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।